हाँ जी बच्चों, देखो ये नया चैप्टर है एक हमारे पास में, जिसका कि नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके अंदर हमें करनी क्या होती है, जैसे रिकंसिलिएशन करनी होती है उस तरीके से हम इसके अंदर काम करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ड्राफ्ट किया है, इसको भी सॉल्व करते हैं। आपको बताता हूँ मैं उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको। सिर्फ यार आज मैं आपको भी जो इस क्वेश्चन के अंदर है ना, पीजीबीपी के बारे में समझा रहा हूँ कि ये होने क्या वाला है। ये नहीं बताया कि इसके रूल रेगुलेशन क्या कहते हैं, इसके प्रोविजन क्या कहते हैं। तो पीजीबीपी चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन करेंगे। अब आपके सामने एक ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है जिसमें कि कुछ खर्चे लिखे हुए हैं, और आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है इकोनॉमिक्स के अंदर कि नेट प्रॉफिट के ऊपर एक्सपेंसेस का या फिर डायरेक्ट नेट प्रॉफिट के साथ में एक्सपेंसेस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है और इनकम्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी कि इनकम बढ़ती है तो नेट प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम घटती है तो नेट प्रॉफिट घटता है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो नेट प्रॉफिट घटता है, और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो नेट प्रॉफिट घटता है, और एक्सपेंस अगर कम होती है तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये बात हम लोगों ने पढ़ी हुई है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें ना कुछ परमिसिबल एक्सपेंसेस और परमिसिबल इनकम की लिस्ट बनानी है। यानी कि ये चेक करना है कि एज पर इनकम टैक्स हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड है और कौन सी इनकम्स अलाउड है और कौन से एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है और कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउड। ठीक है जी, तो इनकम टैक्स के हिसाब से सोचना है। अभी मैंने ये जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है ये अकाउंटिंग के हिसाब से किया है, आपकी जनरल अवेयरनेस के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ले लिया, मुझे क्या करना है, मैं अपने यहाँ पे आंसर किस तरीके से फ्रेम करूंगा। आंसर में मैं अपने पास में लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ, आप भी लिखिएगा मेरे साथ में, कंप्यूटेशन ऑफ income from business and profession of Mr. X। ठीक सर, अब सबसे पहले मैं यहां लिख लूंगा क्या, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट्स, जी जनाब, मेरे नेट प्रॉफिट्स कितने हैं, 85,83,000। ये मैं मानता हूं आप लोगों ने मेरे को जो बैलेंसिंग फिगर बताई है वो सही है। ठीक, अच्छा, अब सबसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ हमारे पास एडजस्टमेंट के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यू है वो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड एट द रेट 2000 ईच। 2000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक किधर की साइड लिखा हुआ है सर, एक्सपेंस साइड लिखा हुआ है ना। एक्सपेंस साइड अगर एक्सेसिव है, ओवर वैल्यूड है, तो इसको ठीक करने के लिए कम करेंगे। yes, और अगर एक्सपेंसेस की लिस्ट कम होगी तो नेट प्रॉफिट क्या बढ़ जाएगा, मानते हो। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे एक बात लिखता हूँ, एक्सपेंसेस ऐड करेंगे हम इसको, और क्या बोलेंगे, ऐड होगा ना बेटा, ओवर वैल्यूड है ना, ओवर वैल्यूड है तो एक्सपेंसेस को कम करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस कम होंगे तो नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस ये देखना है। तो ऐड हो जाएंगे हमारे नेट प्रॉफिट, और हम लिखेंगे क्या, एक्सपेंस डिसअलाउड बट अपीयर्ड इन P&L अकाउंट। तो मैंने इसमें सबसे पहले क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक कितने से सर, 2000 रुपए। ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, ऐसे ही हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है हमारे पास में,
10 लाख 10 लाख 10 लाख तो कम हुआ। तो हमारे पास में जो ओपनिंग स्टॉक के बाद में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 10 लाख। अब 10 लाख ओवर वैल्यूड है ना, और ओवर वैल्यूड है तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कम करेंगे, कम करेंगे, प्लस या माइनस नहीं, बस उतना जवाब दो, इतना पूछा जा रहा है। तो कम करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, ओवर वैल्यूड था, कम करेंगे हम इसको, और कम करेंगे तो ये इनकम की लिस्ट है, इनकम की लिस्ट है, इनकम की लिस्ट अगर कम हो जाती है तो नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है, नेट प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो मैंने क्या किया, माइनस कर दिया इनकम नॉट अलाउड in P&L account but appearing in it। कितने का था, 2000 का था। तो आपने देखा नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या फर्क पड़ा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये माउस काम नहीं कर रहा। नहीं, जरूरत नहीं, हो गया। अगला एडजस्टमेंट देखिएगा, सैलरी एक्चुअली वाज 90,000, यानी कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट सैलरी वाज 90,000 रुपीज, लेकिन हमने कितनी लिखी है, 80,000। तो एक्सपेंसेस बढ़ाने चाहिए हमें, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे expenses allowed as per income tax, इतना सारा ही करना है और ऐसे ही करना है। एक्सपेंस अलाउड एज पर इनकम टैक्स बट नॉट अपीयर्ड इन P&L अकाउंट। मैं तो भूल भी गया क्या एक्सपेंस देखा था। सैलरी 10,000 से है ना। यस सर। ठीक है जी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहती है मुझे, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से कितना है, 1 लाख, और हमने कितना लगा दिया सर, सॉरी एक 20 एक 20, यानी कि एक्सपेंसेस ज्यादा है, हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस कम होंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो कहाँ पे लिख दूं, बोलिए, प्लस के अंदर। कितना था, 20,000, दोनों का डिफरेंस। अच्छा जी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंक्लूड 5,000 रिलेटेड टू सन्स प्रोजेक्ट। सन का प्रोजेक्ट उसका पर्सनल था और ये उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन के एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने कर रखा है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को 25 से कितने से कम करेंगे, 5,000 से। एक्सपेंस की लिस्ट 5,000 से कम होगी तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंटिंग डोमेस्टिक प्रिंटिंग ₹5,000, ठीक है। आगे देखिएगा, टेलीफोन चार्जेस ₹2,000 वॉज फॉर डोमेस्टिक यूज। 2,000 रुपए टेलीफोन चार्जेस डोमेस्टिक यूज के लिए थे, तो ये नहीं आने चाहिए थे, ठीक है जी, लेकिन आए हुए तो इनको ऐड बैक कर देंगे। डोमेस्टिक फोन चार्जेस कितने थे, 2,000। अच्छा जी, फिर लिखा हुआ लाइटिंग ₹1,000 वॉज ओमिटेड। तो
तो लिखनी चाहिए थी। नहीं तो ऊपर। अगर लिखते तो हमारे नेट प्रॉफिट क्या हो जाते, कम हो जाते, तो माइनस कर देंगे। लाइटिंग कितना लिखा था? ठीक है जी। तो ये 1 2 3 4 5 छठा रह गया। अच्छा, कमीशन रिसीव वॉज ₹10 लाख, वो 10,000 ओमिटेड था। कमीशन रिसीव हमारी इनकम थी और 160 एक्चुअल थी, 1.5 लाख रुपए हमने लिखी हुई थी। तो इनकम अलाउड है, अगर आ जाती तो P&L अकाउंट के अंदर बढ़ जाते हैं अब नेट प्रॉफिट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कमीशन रिसीव। सर ऐड ही हो गए माइनस से आप एक सेकंड, मैं तो ऐड ही बोल रहा था और फिर माइनस की लिस्ट में लिखने लगा। ऐड नहीं, वहां पे जगह है, ऐसी बात नहीं है, हमें खुला खुला करना है। इनकम अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड। बताओ जी कितना है? 10,000। ओके, सारी एडजस्टमेंट पूरी हो गई। हाँ जी, अब जरा देखें, ओपनिंग स्टॉक आना चाहिए था, हो गया, जो करना था कर दिया। वेजेस का आना चाहिए था, आया हुआ, कुछ नहीं करेंगे। परचेजेस, ऑक्ट्रॉय, कैरेज इनवर्ड, बैड डेट्स आने चाहिए थे, आए में, कुछ नहीं करेंगे। सैलरी का जो करना था कर दिया, डेप्रिसिएशन का जो करना था कर दिया, प्रिंटिंग का जो करना था कर दिया। सेल्समैन कमीशन आना चाहिए था, आया हुआ, कुछ नहीं करेंगे। टेलीफोन चार्जेस का जो करना था वो कर दिया। रेंट आना चाहिए था, आया हुआ, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, सेल्स आनी चाहिए थी, आई हुई है, कुछ नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जो करना था कर दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी बिजनेस से रिलेटेड इनकम है, आनी चाहिए थी, आई हुई है, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव तो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज थी ना, तो ये यहाँ क्या कर रही है, इसको यहाँ से भगाओ। तो इनकम जो है वो जो डिसअलाउड है वो अगर चली जाएगी यहाँ से, कितने की थी वो, इनकम फ्रॉम ₹1.5 लाख और 2 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ₹1.5 लाख और 2 लाख था ना, 1.5 लाख और 5 2 लाख 3,50,000 है टोटल। सर इंटरेस्ट रिसीव भी आया है। अब देखो, हाँ इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों 3.5 लाख। अब देखो रेंट रिसीव लिखा हुआ, रेंट रिसीव तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, और प्लांट एंड मशीनरी से अगर रेंट रिसीव हुआ तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो 4 लाख और बढ़ा दो उसमें, 7.5 लाख हो गए। ये कितना हो गया, 1.5 लाख। इनकम फ्रॉम हाउस और ये कितना था, ये 2 लाख का हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए ना, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी प्लस 4 लाख, का ही हुआ ना। प्लस 4 लाख प्लांट और मशीन की बदल और यहाँ पे 4 लाख 4 लाख। और 2 लाख तो अलग से आएगा हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाँ वो 2 लाख के बाद 2 लाख। इसको भी निकाल देंगे यहाँ से। अब जरा चेक करना,
ये आ रहा है 29 ऊपर वाला कितना आ रहा है? 29,000 20। और ये चेक करना कितना आ रहा है? 9,52,000 11,000 11,000। माइनस का है। तो 9 को माइनस कर दो। ये 4 कैटेगरी में हमारे को जो है वो करना है। सर जो हाँ प्लांट एंड मशीनरी से रेट आ रहा है वो बिजनेस का ही ऑर्डर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थे वो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हमें करना क्या है, हमारे को ये देखना है कि परमिसिबल लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर हमें नहीं बनानी है, परमिसिबल लिस्ट ऑफ इनकम बनानी है कि इनकम टैक्स ने क्या अलाउ कर रखा है, क्या डिसअलाउड कर रखा है, और डिसअलाउड एक्सपेंडिचर की लिस्ट बनानी है और डिसअलाउड इनकम की लिस्ट बनानी है। ठीक है जी। परमिसिबल लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर नेट प्रॉफिट के अंदर क्या हो जाएगी, ऐड के लेस हो जाएगी, क्योंकि परमिसिबल एक्सपेंडिचर थे जो रिकॉर्ड नहीं किए गए। इफ नॉट रिकॉर्डेड लिख लेना सबके अंदर, मुझे लिखना है। नहीं जाना है इफ नॉट रिकॉर्डेड परमिसिबल लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगी किससे, नेट प्रॉफिट से। अच्छा जी। परमिसिबल लिस्ट ऑफ इनकम ऐड हो जाएगी क्योंकि इससे नेट प्रॉफिट बढ़ते हैं। डिसअलाउड एक्सपेंडिचर की लिस्ट ऐड हो जाएगी और डिसअलाउड इनकम की लिस्ट माइनस हो जाएगी। ये इफेक्ट पड़ेंगे जी हमारे पे, और ये 4 क्लासेस क्या कहती हैं ये हमारे को समझना पड़ेगा। ठीक है। अब आप लोग लिखना शुरू करेंगे। लिखिए। हाँ तुम करो तो सही। नहीं लिखो सर रुको लिखो जी। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 28। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 28। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। लिखना as per section 28, as per section 28 following is the list of incomes covered under business and profession। इसमें पहला लिखना जी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि सेल्स। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी कि सेल। ठीक है जी। नंबर 1 तो मैंने क्या लिख दिया जी, सेल ऑफ प्रोडक्ट ही लिख दिया जिसमें कि बिजनेस डील करता है। नंबर 2, एनी वैल्यू
of perquisite received from client. ठीक है जी, ओके। जैसे मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने आपका इलाज किया, या फिर मैं एक टीचर हूं, मैंने आपको पढ़ाया और आप पास हो गए। अब आपने अपनी मर्सिडीज बेंज मेरे नाम कर दी, लो सर, बड़े खुश हैं हम, तो ये मेरे को गिफ्ट रिसीव हुआ है, परक्यूजिट रिसीव हुआ है अपने क्लाइंट से, ये मेरे बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से हुआ है, सो इट शैल बी ट्रीटेड एज माय पार्ट ऑफ इनकम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखिएगा इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन received by partners in case of partnership firm or LLP। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैसे है, इसके आगे एक वर्ड और लिखना, टू द एक्सटेंड ऑफ सेक्शन, टू द एक्सटेंड ऑफ सेक्शन 40B। यानी कि हमने इसको कंप्यूट करने का एक तरीका बनाया हुआ है जो कि सेक्शन 40B में बताया गया है। ठीक है, वो हम देख लेंगे। तो कहता है अगर किसी भी पार्टनर ने रिसीव फ्रॉम पार्टनर, रिसीव्ड बाय पार्टनर, अगर किसी भी पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे, सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन के नाम पे कुछ भी अमाउंट रिसीव करने की कोशिश की, तो उसको हम उसकी सैलरी इनकम नहीं मानेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम ही मानेंगे। ये डिसअलाउड होते हैं, ये खर्चे अलाउड नहीं होते। जो आप लोग अकाउंट्स के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म में इस तरीके के खर्चे करते हैं वो अलाउड नहीं होते, डिसअलाउड होते हैं, सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B, जो पीजीबीपी के अंदर आता है। तो हम वो 40B क्या है पढ़ेंगे अपने टाइम से जब भी आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखना जी कि और किस तरीके की बिजनेस इनकम होती है, कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट। देखो कैपिटल एसेट इनटू इन्वेंट्री हमने कहां पढ़ा था, कैपिटल गेन में। ये उसका रिवर्स है, यानी कि मेरे पास कोई इन्वेंट्री थी, गाड़ियों का बिजनेस था, एक गाड़ी मैंने खुद ही विड्रॉ कर ली, अब गाड़ी मेरे लिए क्या बन गई, एसेट बन गई। तो मैंने अगर कोई पैसे अपने बिजनेस को दिए हैं तो वो उसकी क्या होगी सर, बिजनेस इनकम होगी। अच्छा नेक्स्ट लिखना, एनी कंपेंसेशन रिसीव, एनी कंपेंसेशन received for the modification in terms of business contact, सॉरी, बात समझो।
किसी भी तरीके की कोई भी कंपेंसेशन अगर दी जाती है मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, देखियो मैं समझाता हूं। मान लो ये रोशनी जी हमारी एक पर्सन थी, मैनेजर थी या कोई एजेंट थी, कमीशन एजेंट थी। तो ये ना कमीशन एजेंट की तरह काम करती थी। अब कमीशन एजेंट की इनकम भी कहाँ होती है? टैक्सेबल। अदर सोर्स में नहीं होती दीदी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में होती है, वो उसका प्रोफेशन है। ठीक है जी, कमीशन बेसिस पे काम करना। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब ना मैंने ना इसकी क्या की, मैंने इसकी है ना जो कमीशन थी वो थोड़ी सी कम कर दी। मैंने कहा जी मैडम आप 10% कमीशन लेते हो ना, मैं आपकी कमीशन को ना 6% कर देता हूँ। तो अब मैंने इस काम के लिए, क्योंकि इसका अमाउंट रिड्यूस कर दिया ना, इसका अमाउंट मैंने रिड्यूस कर दिया ना, तो हम ना क्या करते हैं, इस अमाउंट की कंपेंसेशन को जो हमने उसको दिया है, ये सामने वाले की क्या हो जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मान ली जाएगी। जो मैंने टर्म्स में मॉडिफिकेशन किया, जैसे मैंने इसकी जो कमीशन थी 10% से घटा करके 6% कर दी, 4% का लॉस हो गया ना, तो ये रोने लगी। मैंने कहा रो मत बेटा, तू एक काम कर, मुझसे एक लमसम अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन ले ले अपनी कमीशन को कम करवाने के लिए। तो उस केस में क्या होगा जी, वो जो कंपेंसेशन इन्होंने रिसीव की है वो इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मानी जाएगी। आगे सुनो जी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी बताऊंगा मैं तुम्हारे को। कंपेंसेशन या फिर इंश्योरेंस अमाउंट लिखना जी, सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब सुनो बात ध्यान से, देखो जी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब क्या है। मेरे पास ना मेरा एक एम्प्लॉय था, ठीक है, मेरे पास में मेरा एक एम्प्लॉय था और वो की पर्सन था मेरा। की पर्सन का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट पर्सन। कब, कैसे, क्यों, कहाँ, क्या बनाना है, क्या बेचना है, सब मालूम है। और मैंने इसके लिए क्या ले लिया, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। मुझे ये डर लगा रहता है कि इस एम्प्लॉय को कोई और अपने पास में खींच ना ले। ठीक है जी, दूसरी कंपनी वाला भी यही कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि दिमाग है इस एम्प्लॉय में, तो वो कोशिश कर रहा होगा। तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा देख बात सुन, मैंने तेरे लिए है ना एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। कहते हैं अच्छा किस टाइप की है ये पॉलिसी? मैंने कहा ये पॉलिसी इस टाइप की है कि अगर रिटायरमेंट से पहले, यानी कि एक एज अटेन करने की, रिटायरमेंट जब तेरी आएगी 60 साल की, 60 साल से पहले अगर तू मुझे छोड़ के चला जाएगा ना, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले मेरे को ये इंश्योरेंस का अमाउंट दे देंगे, ये पॉलिसी का अमाउंट दे देंगे। और इस पॉलिसी का अमाउंट है 3 करोड़। कहता अच्छा फिर मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने कहा मैं तेरे को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेटा अगर तू मेरे पास 60 साल तक काम करता रहेगा ना, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों की स्कीम पता है क्या है, कि अगर तू मुझे छोड़ के नहीं गया तो ये 3 करोड़ तुझे मिलने वाले। हाँ ऐसा होता। और अगर वो मिले एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय की क्या हो जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। और अगर एम्प्लॉय छोड़ करके चला गया और एम्प्लॉयर को ये सम रिसीव हुआ है, तो ये उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मानी जाएगी। और अगर तीसरा केस, मान लो ना एम्प्लॉय जॉब छोड़ के गया है, ठीक है जी, और ना ही उसने क्या नाम है बिजनेस को छोड़ा है, और ना ही क्या नाम है नौकरी छोड़ी है, लेकिन दुनिया छोड़ करके चला गया, तो पैसा मिलेगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट कवर कर दिए हैं मैंने, एक बारी लिख लो इसको अच्छे से। आएगा ना दीदी, देखो तो सही, आप सुनती नहीं हो, यही तो बात है। जिसमें मर जाता है वो, हाँ जिसमें मर जाता है वो, उसमें तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर इफ एम्प्लॉय लीव द job, if employee leave the job
या फिर इन केस एम्प्लॉय लेफ्ट जॉब, तो ये उसकी सैलरी इनकम है, सॉरी बिजनेस इनकम है। बिजनेस इनकम ऑफ एम्प्लॉयर एज एम्प्लॉयर रिसीव इंश्योरेंस अमाउंट। ठीक है जी। अगर एम्प्लॉय नॉट लीव जॉब टिल रिटायरमेंट, तो ये सैलरी इनकम है ऑफ एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट। और तीसरा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, ये क्या है जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। IFOS लिख रहा हूं मैं यहां पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी। तो तीनों ट्रीटमेंट बता दिए, हमें तो केवल ये पढ़ना था। ओके, तो इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और सेक्शन 28 के बाद में 29, 30 इस तरीके से करेंगे। सेक्शन 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा, और नेक्स्ट क्लास में छुट्टी मत कर लेना। हाँ जी, लो नोट कर लो। सर मान लो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पता चल गया मेरे को पैसे मिल जाएंगे जब मैं मर जाएगा, तो उसको मार देगा। आई इंश्योरेंस वाले ना वो भी करते हैं, मतलब क्या शादी वगैरह करते। दीदी एक बात बताऊं, जो आपने मूवी देख रखी है ना, जिसके अंदर की लीगल रिप्रेजेंटेटिव सुन लो, जिसमें कि आपने ये देखा है ना कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है पर्सन को खत्म कर देता है और उसके बाद में इंश्योरेंस अमाउंट उसको मिलने लग जाता है। तो मैं आपको बताऊं, ये डेथ नेचुरल डेथ ना दिखे ना, तो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले 1 रुपया भी नहीं देंगे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही होती है। इन केस ऑफ मर्डर, इन केस ऑफ सुसाइड, कोई भी इंश्योरेंस अमाउंट नहीं मिलता। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, हेलो, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, आप 2 व्हीलर लेकर के, बाइक या स्कूटी लेकर के अगर नेशनल हाईवेज पे जाते हैं और आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, तो आप लोगों को मरने की दशा में 1 रुपए का एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि नेशनल हाईवे पे 2 व्हीलर ले जाना अलाउड नहीं है, और इट इज इक्वलेंट टू योर एक्सीडेंट। भगवान ना करे जो भी एक ऐसा पर्सन कर रहा है, उसका एक्सीडेंट जो है ना सुसाइड माना जाएगा, और LIC का 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। नेशनल हाईवे पे ना हो तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि मरे तो वहां पे, और चूहे खाकर जहर मरे बाहर जाकर। ये वो वाली बात कह रहा, मरा वहां पे लेकिन दूसरी जगह पे दिखा देंगे। चलो जी, क्या बेटा क्या लिखना है? अगर जिसमें पढ़ता है ना ऑफिस का, मैं उनकी सीट ही रखा तो मुझे डांट के देते तो समझ ही नहीं पड़ रहा।